हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2025 का क्वेश्चन पेपर और इसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर, जिसमें 15 क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व किए गए हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं 16th क्वेश्चन से। अगर आपको भी मेरे साथ सॉल्व करते जाना है तो फिर इस क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर भी जाकर ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोर यूपीएससी विद डीएनए। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है प्रीलिम्स के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे 16th क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा 16 जो है, who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? इसके खिलाफ किसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया था? तो सबसे पहला जो है, पहले ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट एम्पायर के थे ये। तो अमोघवर्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने 814 से लेके 878 एडी तक 878 सीई तक रूल किया था। इन्हें अशोका ऑफ द साउथ भी कहा जाता था। ठीक है, और ये जैनिज्म को मानते थे, यानी पेट्रन ऑफ जैनिज्म थे ये। इन्होंने मन्यखेत कैपिटल फाउंड की थी, मन्यखेत कैपिटल को एस्टैब्लिश किया था। मन्यखेत में अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग। ठीक है, ये कविराज मार्ग जो है ये पोएटिक्स पर वर्क है, जो कि कन्नड़ की सबसे अर्लीस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में अर्लीस्ट बुक ऑन पोएटिक्स मानी जाती है ये कविराज मार्ग बुक, जो इन्होंने लिखी थी अमोघवर्ष ने। और इन्होंने एक और संस्कृत टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम है प्रश्नोत्तर मलिक। प्रश्नोत्तर मलिक, ये वाली संस्कृत टेक्स्ट भी इन्होंने ही लिखी थी। अब इन्होंने जो टाइटल्स अज्यूम किए थे वो देख लेते हैं। टाइटल्स जान लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 जो था इस ही पेपर का, इस ही ईयर का, वो क्वेश्चन नंबर 14 टाइटल्स ही पूछ रहा था कि गुण भर, मट्टविलास और विचित्रचित ये टाइटल किसने लिए थे। तो ये टाइटल महेंद्र ने लिए थे, महेंद्र वर्मन वन ने लिए थे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइटल्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो टाइटल्स लिए थे वो थे नृपतुंग, फिर था वीर नारायण, और जो लास्ट टाइटल इन्होंने लिया था वो था अति सायदवाल। ठीक है, तो ये इनके टाइटल्स रह चुके हैं। सेकंड जो रूलर मेंशन्ड है वो है प्रतापरुद्र, जो कि कन्नड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में अगर देखें तो ये 1289 से लेके 1323 सी तक रूल करे थे। डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि कंटेम्प्रेरी रूलर्स पूछ लिया जाता है। ओके, ये ईस्टर्न डेक्कन रीजन में रूल कर रहे थे, तो इनकी कैपिटल थी वरंगल। और इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर क्वीन रुद्रमा देवी को सक्सीड किया था थ्रोन पे। और इनके लिए इनके दौरान एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था प्रताप रुद्र यशोभूषण। ठीक है, यशोभूषण, ये जो बुक थी, इस बुक के राइटर थे विद्यानाथ। इन्होंने ये बुक इस रूलर को डेडिकेट की थी। ठीक है, प्रताप रुद्र को ये बुक इन्होंने डेडिकेट की थी, जो इसके राइटर थे। अब जो प्रताप रुद्र थे, ये आर्ट को, लिटरेचर को और तेलुगु लैंग्वेज को, तीनों को ही बहुत बढ़ावा दे रहे थे। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूलर, जो कि है राजेंद्र वन, जो कि चोला डायनेस्टी से थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में क्या है, इन्होंने 1014 से लेके 1044 तक रूल किया था। और ये इन्होंने जब नॉर्दर्न एक्सपेडिशन किया था, ये सदर्न मतलब इनका एम्पायर साउथ में था। तो इन्होंने जो नॉर्दर्न एक्सपेडिशन किया था उसमें क्या किया था, इन्होंने पाला किंग जो थे, जो बंगाल में रूल कर रहे थे, उनका नाम था महिपाल। ठीक है, महिपाल एक पाला रूलर थे, उनको इन्होंने डिफीट किया था। और इनको डिफीट करने के बाद इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था गंगई कोंडा चोलम। ठीक है, मतलब ब्रिंगर ऑफ गैंजेस, गैंजेस तक ये पहुंच चुके थे, तो इन्होंने ये टाइटल अज्यूम किया था। उसके बाद इन्होंने साउथ ईस्टर्न एक्सपेडिशन शुरू किया। कब? 1025 सीई में शुरू किया था। और इन्होंने ही सबसे पहला
ओवरसीज एक्सपीडिशन किया था साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि नवल एक्सपीडिशन था। किसके खिलाफ? श्री विजय के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने किया था वो। और उससे क्या होता है, श्री विजय एम्पायर के खिलाफ जो जीत हासिल हुई थी, उससे इन्होंने मलक्का स्ट्रेट को अपने अंदर ले लिया था, स्ट्रेट पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिससे चाइना के साथ जो मैरीटाइम ट्रेड होता था उसमें बहुत मदद मिलती थी। और इसके बाद इन्होंने जो टाइटल अज्यूम किया उसका नाम था कदाराम कोंडन। ठीक है, कदाराम कोंडन ये टाइटल इन्होंने अज्यूम किया। इसका मतलब हो जाता है कॉन्क्वरर ऑफ केदा। केदा एक जगह है, तो कॉन्क्वरर ऑफ केदा के नाम पे इन्होंने ये टाइटल अज्यूम कर लिया था। फिर इन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम था बृहदेश्वर टेम्पल। ये इन्होंने बनवाया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इन्होंने जो इरिगेशन टैंक्स थे वो बहुत सारे बनवाए थे, जिसको ये छोलंग छोला गंगम कहते थे। ठीक है, गंगम, छोला गंगम कहते थे इरिगेशन टैंक्स को। ये इन्होंने बहुत सारे बनवाए थे वाटर सप्लाई को सिक्योर करने के लिए। फिर जो लास्ट रूलर बचे हैं वो है विष्णुवर्धन ऑफ होयसल डायनेस्टी। अब ये 1108 से लेके 1152 तक रूल कर रहे थे। और इन्होंने चोलास जो थे, चोलास को हराया था 1116 सीई में बैटल ऑफ तलक्कड़ में। ठीक है, बैटल ऑफ तलक्कड़ में इन्होंने चोलास को हराया था। इसके बाद इन्होंने जो टाइटल अज्यूम किया वो था तला काडू गोंडा। और दूसरा एक टाइटल अज्यूम किया जिसका नाम था माले परोल गांडा। ठीक है, ये एक टाइटल अज्यूम किया। इसका मतलब हो जाता है लॉर्ड ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स, ग्रेट माउंटेन्स के राजा। फिर ये जैन फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने श्री रामानुजाचार्य के अंडर में वैष्णविज्म में कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को। ठीक है, ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए थे श्री रामानुजाचार्य के अंडर में। ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हुए थे। और इन्होंने ही कर्नाटक द्रविड़ जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिसको होयसल आर्किटेक्चरल स्टाइल भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इस आर्किटेक्चर की इन्होंने ही शुरुआत की थी। फिर इसी स्टाइल में इन्होंने जो बनाया वो था चेन्ना केशव टेम्पल बनाया, जो कि वेल्लूर में था। ये बनाया गया 1117 सीई में। ये किस लिए बनाया गया था? ये चोलास पर जो विक्ट्री हासिल की गई है उसे सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। इन्होंने एक और दूसरा टेम्पल बनाया, टेम्पल बनाने की शुरुआत की थी, वो था होयसलेश्वर टेम्पल। ठीक है, होयसलेश्वर टेम्पल बनाने की इन्होंने शुरुआत की थी। ये कहाँ पे की थी? हलेबीडु में। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। राजेंद्र चोला जो थे उन्होंने श्री विजय के खिलाफ एक सक्सेसफुल नवल एक्सपीडिशन किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि with reference to the ancient India 600 to 322 BC consider the following state pairs। इसमें टेरिटोरियल रीजन दिया गया है और पूछा गया रिवर्स फ्लोइंग इन द रीजन कौन सी इसमें से फ्लो करती है। सबसे पहला है असमक से गोदावरी फ्लो करती है। बिल्कुल करेक्ट बात। असमक जो महाजनपद है ये सबसे साउथ में लोकेटेड होने वाली महाजनपद है, मतलब सदर्न मोस्ट सदर्न महाजनपद हो गई है। ये गोदावरी और मंजीरा के बीच लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। ओके, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका मेंशन देखा जाता है। सेकेंड जो महाजनपद मेंशन है वो है कंबोज में से विपास बहती है। गलत है ये। कंबोज जो महाजनपद है वो नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद है, मतलब सबसे नॉर्थ वेस्टर्न में लोकेटेड महाजनपद है। और ये कौन सा एरिया कवर करती है? ये अफगानिस्तान का कुछ एरिया, कश्मीर का कुछ एरिया और हिंदू कुश माउंटेन्स वाला एरिया कवर करती है ये। ठीक है, कंबोज ये सब कवर करती है। और ये विपास रिवर इसके थ्रू फ्लो नहीं करती है। विपास रिवर को ब्यास रिवर भी कहा जाता है और ये वत्स कुरु रीजन से फ्लो करती है। ठीक है, ये इस रीजन से फ्लो करने वाली रिवर है। जो थर्ड रिवर मेंशन्ड है वो है अवंती। अवंती से महानदी, थर्ड महाजनपद जो है अवंती, अवंती से महानदी फ्लो करती है, ये भी गलत बात है। अवंती जो है, अवंती से नर्मदा रिवर और बेतवा रिवर फ्लो करते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रेड और बुद्धिज्म में भी। और किंग प्रद्योत जो है ये यहाँ के एक बहुत जाने माने रूलर रह चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट महाजनपद मेंशन्ड है वो है कौशल। वहां से सरयू रिवर फ्लो करती है, सही बात। कौशल जो एरिया है
वो यूपी में लोकेटेड है और सरयू रिवर का बहुत ज्यादा मेंशन देखा जाता है रामायण में, बहुत फ्रीक्वेंट मेंशन है इसका। ठीक है, अब इनकी लोकेशन और इनके कैपिटल देख लेते हैं इन महाजनपद के। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपद मेंशन थे। वो सब कौन से थे? पहला था गंधार, गंधार की कैपिटल तक्षशिला। फिर ये सबसे नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट है कंबोज, जो अभी हमने देखा, उसकी कैपिटल है राजपुरा। फिर शुरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, वत्स की कौशंबी, अवंती की नॉर्दर्न कैपिटल थी उज्जैन, सदर्न कैपिटल थी माहिष्मती। फिर छेड़ी की छेटिया, छेड़ी और छेटिया भी कहा जाता है, इसकी कैपिटल थी सुक्तिमथी। फिर जो सदर्न मोस्ट महाजनपद थी वो थी अस्मक और इसकी कैपिटल थी पोटाना या पोटली। फिर आ जाता है काशी की वाराणसी, मगध की राजगृह या फिर इसको पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र बन चुकी थी। फिर अंगा की है चंपा, वज्जी की है वैशाली, मल्ला की है कुशीनगर एंड पाव, कौशल की नॉर्दर्न मोस्ट है श्रावस्ती और सर्दर्न है कुशवती, पंचाल की नॉर्दर्न मोस्ट है अहिछत्र और सर्दर्न है काम्पल्य, कुरु की है इंद्रप्रस्थ। इस तरह हमने 16 महाजनपद और उनके कैपिटल देख लिए, ये अक्सर पूछे जाता है तो याद रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ओनली 2 आर करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन हो गया, ये आता है तो आता है वरना नहीं आता है टाइप। तो जो फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय था वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सेटअप किया था। यही एक तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये किसने सेटअप किया था। ठीक है, और ये 1901 में सेटअप किया गया था, कहां पर? लाहौर में। ठीक है, इसके बाद इसकी 1939 में ब्रांच भी सेटअप की गई थी दिल्ली में, और ये ब्रांच सेटअप की थी विनय चंद्र मौड्याल ने। ठीक है, चंद्र मौडगल्य ने, सॉरी मौडगल्य ने। ठीक है, विनय चंद्र मौडगल्य ने इसकी ब्रांच सेटअप की थी। अब ये जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, ये बहुत ही जाने माने क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इन्होंने क्या किया था, ये क्लासिकल म्यूजिक को रिवाइव और डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे, क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे ये। और इन्होंने एक चीज फाउंड की थी जो थी अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल। इसकी इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी? 1911 में। ठीक है, 1911 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर इन्होंने जो वंदे मातरम है उसे एक म्यूजिकल ट्यून भी दी थी और क्लासिकल म्यूजिक को नेशनल कल्चरल मूवमेंट तक लेके गए थे, मतलब उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब ये जो गंधर्व महाविद्यालय है ये इन्होंने क्यों सेट किया था? ये सेटअप करने के पीछे इनका एम था कि ये क्लासिकल म्यूजिक को जनरल पब्लिक को एक्सेसिबल बनाना चाहते थे। ठीक है, ये म्यूजिक को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के थ्रू, साथ में रेगुलर एग्जाम्स के थ्रू, और उसके साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को डिवोशनल कंपोजिशंस जैसे कि भजन हो जाता है और पेट्रियोटिक सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज कराया था। तो ये सब काम इन्होंने किए थे। इस सब के बाद इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है लाहौर। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोकन inscription suggest that the प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द कौन से लेवल पर थे ये ऑफिसर्स? तो हम पहले देख लेते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में किस लेवल पर कौन से ऑफिसर्स रहा करते थे। तो सेंट्रल लेवल पर जो है वो होते थे पहले तो एम्परर, उनके बाद मंत्री परिषद, और उनके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जिन्हें अमात्यास भी कहा जाता था। ठीक है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे आ जाते हैं कुमार, मतलब युवराज हो गए, या फिर इन्हें प्रिंस भी कह लो, या आर्यपुत्र। इन्हें एज गवर्नर बनाया जाता था या गवर्नर रखा जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं ये तीनों, मतलब प्रदेशिका, राजुका और युक्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं। उसके बाद विलेज लेवल पर आ गए, फिर विलेज लेवल पर आ गए ग्रामिका। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका पहले मतलब देख लेते हैं। प्रदेशिका का मतलब हो जाता है कि जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है, इंस्पेक्ट करता है ये टाउन्स को
और विलेजेस को, और साथ में जो रॉयल ऑर्डर्स है या एम्परर के डिक्रीज है, एम्परर के ऑर्डर्स हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं प्रदेशिका। उसके बाद आ जाते हैं राजुका। अब राजुका क्या करते हैं, ये एक तरह से IAS प्लस IPS वाला जॉब हो गया, जिसमें क्या होता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती है, साथ में किसी को पनिश करने की या रिवॉर्ड करने की भी पावर्स होती है, और ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। तो देखा जाए तो ये सभी कर रहे हैं, तो IAS भी है और IPS भी है मॉडर्न लैंग्वेज में। लास्ट जो बचे युक्ता। अब युक्ता क्या करते हैं, युक्ता जो है वो क्लेरिकल पोस्ट है, ठीक है, ये क्लेरिकल पोस्ट हो गई, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये हायर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, रिकॉर्ड कीपिंग में, और ये टैक्सेस को कलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, और रॉयल डिक्रीज को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी की पूरी आउटराइटली क्लेरिकल पोस्ट ही है। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। तो इसके साथ अशोका जब मेंशन्ड है, तो अशोका के साथ उनके पिलर एडिक्ट्स तो मेंशन होने ही चाहिए, उनके पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट तो पढ़ने ही चाहिए। सबसे पहला आ जाता है मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। तो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे थे, इनकी रफ लोकेशन याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एलिमिनेट करने में काम आ जाती है। तो रॉक एडिक्ट्स थे शहबाजगढ़ी, मनसेरा और कांदहार। कांदहार अकेला रॉक एडिक्ट है जो अफगानिस्तान में है, मनसेरा और शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में है। अब इंडिया के देख लेते हैं, कलसी हो गया, गिरनार हो गया, सोपारा, सन्नती, येरागुड्डी, धौली और जोगड़ा, ये इंडिया के हो गए। उसके बाद अब देखेंगे नॉर्थ में एक ही है, बाकी सब साउथ में लोकेटेड है, मेजर रॉक एडिक्ट। फिर आ जाता है माइनर रॉक एडिक्ट। अब माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पर है, ये है बाबरू बैराट, बहापुर, गुज्जर, फिर सहसराम, अहोरा, फिर आता है उदगुलाम, नित्थुर, राजुला मंडागिरी, येरागुड्डी, जटिंग रामेश्वरम, फिर ब्रह्मगिरी, सिद्धापुर, गविमठ हो गया, बल्की गुंडू या मस्की, बल्की गुंडू एंड मस्की। तो ये सब हो गए माइनर रॉक एडिक्ट्स। फिर मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है वो थे मीरठ में, तोपरा में, कौशंबी, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपूर्व में। और माइनर पिलर एडिक्ट्स कहाँ पर है, यह निगाली सागर, लुम्बिनी पिलर, सारनाथ, इलाहाबाद और सांची में। इस तरह हमने पूरे इसको देख लिया है, इसकी फोटो ले लीजिए, ये काम आ सकता है कभी भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका हमने आंसर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया, और पूछा गया कि द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस एज इट्स ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, ये डिक्लेयर किया गया था, सॉरी, ये डिक्लेयर किया गया था कैलकटा सेशन, जो कि 1920 ऑफ सितंबर में हुआ था, उसमें डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage. Civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहली बात फॉर्मली लॉन्च कब किया गया था, इसकी लॉन्च डेट थी 1 अगस्त 1920 आफ्टर जलियावाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत ग्रीवियंसेस, इन दोनों की वजह से ये लॉन्च किया गया था। और उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया था 1922 फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। उसके पीछे कई रीजंस थे, तो वो एक इंडिविजुअली अपना एक इंसिडेंट है जिसे पढ़ना पड़ता है। और क्या हुआ, ये 2 स्टेजेस में लॉन्च किया जाना था। फर्स्ट स्टेज में बॉयकॉट होगा, फॉरेन बॉयकॉट होगा गवर्नमेंट स्कूल्स का, लॉ कोर्ट्स का, काउंसिल्स का, हर चीज का। उसके साथ मास रेजिग्नेशन होगा, मतलब रिजाइन किया जाना चाहिए, और साथ में टाइटल्स को भी सरेंडर कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, टाइटल्स को हटा देना चाहिए। और अगर इसके बाद स्वराज अगर 1 ईयर में नहीं मिला, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना था, ठीक है। तो इस तरह ये होने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21st पे। 21st में पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के कौन से मेंबर्स हैं, तो नेटो जो था वो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस हो गया। ये 1949 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसका आर्टिकल 5 कहता है कलेक्टिव डिफेंस के बारे में।
कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है इसका आर्टिकल 5, जो कहता है कि अगर एक देश पर भी हमला कर दिया जाए या फिर युद्ध किसी एक देश के साथ डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो नेटो के सभी मेंबर्स के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ठीक है, यही है कलेक्टिव डिफेंस। तो इसके मेंबर्स कौन से थे? ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहा है 1955 से। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। बल्गेरिया जो था, बल्गेरिया इसका मेंबर बना 2004 में। क्रोशिया इसका मेंबर बना 2009 में। सर्बिया इसका मेंबर नहीं है। सर्बिया के बहुत अच्छे टाइज है रशिया के साथ, तो वो अपने हिस्टोरिकल टाइज मेंटेन करना चाहता है और मिलिट्री न्यूट्रलिटी रखता है। उसके बाद जो है स्वीडन, स्वीडन इसका मेंबर बना 2024 में और नॉर्थ मैसेडोनिया इसकी मेंबर बना 2020 में। ठीक है, तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। और इसके मेंबर्स कौन नहीं है वो फिर से देख लेते हैं। बेलारूस इसका मेंबर नहीं है, यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, क्रोशिया और ये सब इसके मेंबर नहीं है। आयरलैंड भी इसका मेंबर नहीं है। ओके, क्रोशिया, आई एम सॉरी, क्रोशिया इसका मेंबर है। ओके, सॉरी, क्रोशिया तो ऊपर दिया गया है, तो क्रोशिया इसका मेंबर है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, आयरलैंड ये सब इसके मेंबर नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद आ जाता है 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन कहता है एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, वो किस कंट्रीज के थ्रू जाता है? तो एंडीज माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन है इन द वर्ल्ड और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये 7 कंट्रीज के थ्रू पास करता है। अब वो 7 कंट्रीज कौन सी है हम इसमें देख लेते हैं। वो है अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। ये 7 कंट्रीज है जिसके थ्रू एंडीज माउंटेन पास करता है। और याद रखना कोलंबिया में ये एंडीज माउंटेन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अगर किसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कहा गया तो वो कोलंबिया हो जाएगा। तो इसमें से इसके पार्ट कौन से हैं? बोलीविया है, कोलंबिया है, पराग्वे नहीं है, ब्राजील नहीं है, इक्वेडोर है और वेनेजुएला है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इन 3 वाटर बॉडीज में से कौन सी ऐसी है जिनमें से इक्वेटर पास करता है। इक्वेटर किन में से पास करता है ये देख लेते हैं। लेक तंगन्यिका जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। लेक तंगन्यिका साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और इसको बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन सी है? इसको बॉर्डर करती है रवांडा, फिर बुरुंडी, आई एम सॉरी, रवांडा बॉर्डर नहीं करती है, रवांडा तो ऊपर हो गई। इसको बॉर्डर करती है बुरुंडी, फिर तंजानिया, उसके बाद आ जाता है जाम्बिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये 4 कंट्रीज इसे बॉर्डर करती है। इसके साथ साथ जो याद करने वाले रिवर्स है वो है लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया, फिर लेक एडवर्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स है। लेक एल्बर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स है जो याद रहने चाहिए। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में है। साथ में देख लेते हैं ये जो लेक तंगन्यिका है, ये आपको पता होगा, देखो 0 डिग्रीज तो यहाँ से जा रहा है, ये रहा इक्वेटर और ये रहा लेक तंगन्यिका, तो ये इक्वेटर से पास नहीं कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा, लेक तंगन्यिका कट हो जाएगी। सेकेंड जो मेंशन्ड है वो है लेक तोनले सैप। अब लेक तोनले सैप जो है वो पूरा कंबोडिया में लोकेटेड है। ये रहा लेक तोनले सैप जो पूरे कंबोडिया में है। कंबोडिया किससे बॉर्डर करता है? थाईलैंड से, लाओस से और वियतनाम से, और नीचे में गल्फ ऑफ थाईलैंड लोकेटेड है। अब ये जो लेक तोनले सैप है ये 10 डिग्रीज नॉर्थ टू 15 डिग्रीज नॉर्दर्न लैटिट्यूड में लोकेटेड है, तो कहीं से भी इक्वेटर यहाँ से पास नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो थर्ड पूछा गया है वो है पटोस लगून। अब पटोस लगून ब्राजील में लोकेटेड है। ब्राजील के भी एकदम लोअर मोस्ट साउथ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, यहाँ पर है ये पटोस लगून। तो जो पटोस लगून है ये 25 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज सदर्न लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है। तो अगेन इक्वेटर इसके थ्रू नहीं पास कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो इन दी एंड इसका आंसर क्या निकला है? इसका आंसर निकलता है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी। इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इक्वेटर किस किस के थ्रू पास करता है, कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास करता है। तो इक्वेटर पास करता है साउथ अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील के थ्रू। फिर साउथ अफ्रीका में साउथ ओमे एंड प्रिंसिपी, फिर गेबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर सोमालिया से, फिर केन्या से भी पास करता है और फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबती से पास करता है। ठीक है, ये सारे कंट्रीज से इक्वेटर पास कर रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2023।
इसमें पूछा गया है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया जो है वो 80% प्रोडक्शन के लिए अकाउंट करता है, पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए अकाउंट करता है। और ये टर्मरिक फिर एक्सपोर्ट किया जाता है यूएसए में, यूएई में, ईरान में एंड बांग्लादेश में। ठीक है, इन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इन वैरायटीज में आ जाते हैं अलेप्पी, राजपुरी, सालेम, फिर इरोड और लाकाडोंग। ये सब इन वैरायटीज में आ जाता है। फिर जो मेंशन्ड है वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही बात है। इनमें तेलंगाना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर भी है और तेलंगाना को ही टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। इन सब के साथ जो अदर प्रोड्यूसर्स हैं वो आ जाता है आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। अब देखते हैं ये जो टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड कह दीजिए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद, तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है इसका। और जो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। इसकी जीआई टैग्ड वैरायटीज जो है, अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि नेशनल टी बोर्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है और नेशनल कॉफी बोर्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, ये ऑलरेडी यूपीएससी का पीवाईक्यू रह चुका है। फिर उसके बाद जो जीआई टैग्ड वैरायटीज है टर्मरिक की, वो है सबसे पहले तो है सांगली या वैगाव, ये है महाराष्ट्र की जीआई टैग्ड वैरायटीज। फिर आती है इरोडे, ये है तमिलनाडु की। और फिर आती है लाकाडोंग, ये है मेघालय की। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की थियोरी किसने दी थी? ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, इन्होंने ये थियोरी दी थी और इसमें इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला जो है जो एविडेंसेस दिए थे वो कौन से थे? सबसे पहला है द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। ब्राजील कोस्ट के वेस्टर्न अफ्रीका से मैच करते हैं, बिल्कुल सही बात। इसमें दिख भी रहा होगा कॉमन कलर मैच करते ही है। फिर सेकेंड है द गोल्ड डिपोजिट्स ऑफ घाना आर derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। बिल्कुल सही बात है। घाना के जो गोल्ड डिपोजिट्स है वो ब्राजील से ही लिए गए हैं, मतलब ब्राजील से ही घाना में पहुंचे हैं। थर्ड कहता है गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेंटिमेंट्स फ्रॉम इंडिया sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses in the southern hemisphere। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जो गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स है वो अफ्रीका में भी मिले हैं, साउथ अमेरिका में भी मिले हैं, एंटार्क्टिका में भी मिले हैं और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। ओके, तो ये इन सब में मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका इन दी एंड आंसर निकलता है कि ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक ट्रिक याद रख लेना, जब भी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये वाला पॉइंट ऑप्शन डी में मेंशन ना होके ए बी या सी में मेंशन हो तो उसे आग बंद करके टिक कर लेना, क्योंकि मोस्टली वो सही ही होता है। हर बार ये सही नहीं होगा बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही निकलेगा। तो अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मेंशन्ड है तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें भी ये सी में मेंशन्ड है और सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन कहता है the amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in the equatorial and polar regions। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात, जो पोलार रीजन्स है वो होते हैं 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। इस टेबल को देख लीजिए, इसमें मेंशन्ड है, ये हो गया ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में कौन से आ गए? 23.5 डिग्रीज नॉर्थर्न लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन तक, ये हो गया ट्रॉपिकल जोन। फिर आ जाता है
टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन जो आता है 66.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में। तो इन दोनों साइड में जो आता है वो है टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला हो गया। उसके बाद पोलार जोन जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर और नीचे जो लोकेटेड है वो हो गया पोलार जोन। ठीक है, अब बात हो रही है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन के बारे में। तो उसमें भी क्या बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट सही क्यों हो जाता है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में डेजर्ट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि सहारा डेजर्ट इसी रीजन में है, फिर थार डेजर्ट इसी रीजन में है, अरेबियन डेजर्ट भी इस ही रीजन में है। यहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत ही लो है और विंड इरोजन बहुत ज्यादा है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट चीजें हो गई है और इसी वजह से यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, डस्ट एमिशंस भी बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हो गए रीजंस। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। लेस कहा है, अभी हमने देखा ये मोर है, तो ये लेस गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर निकलेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज in the northern hemisphere the isotherms bent equatorwards while crossing the land masses and polewards while crossing the oceans। अब इसमें क्या बोला है, समझो ये है दो कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, यहाँ पे हो गया इक्वेटर और ये हो गया पानी। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कहता है जनवरी के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्म्स जो है सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाली लाइन, तो आइसोथर्म जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के मंथ में लैंडमास से जब पास करती है तो वो इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती है और ओशन से जब पास करती है तो वो पोल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चलती है, ये बोला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो लैंडमास है वो ठंड के वक्त में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्मी के वक्त में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जो वाटर है वो बहुत जल्दी ठंडा या गर्म नहीं होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। इसीलिए जो लैंडमास है वो जनवरी के मंथ में बहुत जल्दी कूल हो गया, तो मान लो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत जल्दी पहुंच गया। और जो लैंड ओशन हो गया, ओशन में 20 डिग्री सेल्सियस अभी पहुंचने का है, यहाँ पर तो अभी भी 30 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए 20 डिग्रीज रीच करने के लिए इसमें ऊपर साइड में जाना पड़ेगा, पोलर साइड में जहाँ पे ठंडा होगा, फिर से लैंडमास में तो नीचे ही आ जाएंगे। तो ये फिर ये इस तरह ये दिखा रहा है, टर्न दिखा रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो मान लो 0 डिग्रीज है, अब ये 0 डिग्रीज लैंडमास से जाते हुए तो बहुत नीचे जा रहा है, इक्वेटर के साइड में जा रहा है, लेकिन जब ओशन से जा रहा है तो बहुत ऊपर जा रहा है, बिल्कुल पोल की तरफ चला जा रहा है, फिर से लैंडमास की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऐसे काम करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यही एक्सप्लेन किया मैंने, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28th क्वेश्चन। ये कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक the chalk is known to be very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। सही बात है, चौक जो होता है वो बहुत परमिएबल होता है और जो क्ले होता है वो कम परमिएबल होता है। इसके रीजन देख लेते हैं पहले। चौक इज पोरस हेंस कैन एब्सॉर्ब वाटर। आपने ये देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब टीचर जो चौक यूज करती थी उसे अगर आप पानी में डालोगे तो फिर वो पूरा पानी सोख लेता था, तो वो बहुत पोरस होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। नॉट एट ऑल तो बहुत गलत हो जाता है, नॉट एट ऑल नहीं है, वो पोरस है बट बहुत ही कम पोरस है, मतलब बहुत ही स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये इफेक्टिवली परमिएबल नहीं है। ठीक है, इफेक्टिवली परमिएबल नहीं माना जाता है, बाकी थोड़ा बहुत परमिएबल तो है ही, थोड़ा बहुत तो पानी सर्कुलेट होगा ही। फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम सा लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, only one of the statement 2 and statement 3 is correct and that explains the statement 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है
Without the atmosphere, temperature would be well below the freezing point everywhere on the Earth's surface. ये बिल्कुल सही बात है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो टेम्परेचर तो बहुत ही ठंडा होता, हैबिटेबल जोन नहीं होती अर्थ की। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है हीट एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। सही बात है। जो हीट सन से जो हीट अर्थ की तरफ आ रही है उस हीट को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को अर्थ पे आने पर अर्थ एब्सॉर्ब कर लेता है और इसी का कुछ पार्ट वो एमिट करता है। ठीक है, तो अर्थ से जो हीट सन की तरफ जा रही है या एटमॉस्फेयर जिस हीट को रोक ले रहा है, ये रहा एटमॉस्फेयर जिस हीट को रोक ले रहा है, अर्थ से जो एमिट होने वाली हीट है उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है इसी को अर्थ एब्सॉर्ब कर लेता है, यही बात कही गई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी की वजह से ग्रीन हाउस, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कहता है एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। वही बात है, अर्थ से जो ये हीट एमिट हो रही थी इसे एटमॉस्फेयर ने ट्रैप कर लिया। एटमॉस्फेयर में भी कुछ गैसेस ने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर, और इसके साथ मीथेन हो गया, ये सब इसे ट्रैप कर लेते हैं। अब इस ट्रैप्ड हीट को ये री एमिट करते हैं अर्थ की तरफ, फिर अर्थ इसको वापस से रेडिएट करता है एटमॉस्फेयर की तरफ। इस तरह से ये जो हीट है ये अर्थ में ही रोटेट होते रह जाती है और इसीलिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है, यही इसका रीजन है। और ये जो हीट एमिट हो रही है ये इंफ्रारेड रेडिएशन से, जो रेडिएशन की बात हो रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर से वही ट्रिक अप्लाई होती, अगर हमने पहले ही देख लिया होता कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सी में मेंशन्ड है, हम इसे सही कराते तो ये ऑप्शन सही निकलता, ये आंसर सही हो जाता, बिना इवन मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ठीक हो जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। अब ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, it is important for the upliftment of rural poor, as a majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो बहुत ज्यादा इंडिजिनस एनिमल्स है जो कम प्रोड्यूस करते हैं वो मेजोरिटी लेवल पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स के पास ही है, इसीलिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये भी बहुत जनरल बात कर रहा है और बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। साथ में इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एम क्या था, ये मिल्क प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहता था, मतलब ये मिशन। उसके साथ ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, मतलब जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे बोवाइन एनिमल्स का। ठीक है, उसके साथ ये गोकुल ग्राम्स भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो है कैटल केयर सेंटर्स। ठीक है, जिनका नाम है गोकुल ग्राम्स, ये भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, लाइक सेक्स सॉर्टेड सीमेन और आईवीएफ, इन सब का यूज करके जो बोवाइन स्पीशीज है उनकी प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी और मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करना चाहते थे। तो ये सब इसके एम थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है तो हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।